You are now unmuted. Hello, good evening, all of you. कैसे हैं आप सब लोग? ओके फाइन, गुड इवनिंग. ओके, तो आज जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है स्ट्रेट लाइन. ओके, तो बेसिक चीजें स्ट्रेट लाइन की आपने पढ़ी होगी, ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रेट लाइन. ओके, तो आप में से कोई ये बता सकता है मेरे को कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें बेसिक मिनिमम कितनी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी? हाउ मेनी कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक ए स्ट्रेट लाइन? आप में से कोई भी ये बता पा रहा है? हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू मेक ए स्ट्रेट लाइन? 2, 3. Okay, if we look at the general equation of a straight line, okay, just pay a little bit attention. If we look at general equation of a straight line, then we have ax plus by plus c equal to 0, isn't it? Where a, b and c are constants, isn't it? So now can you tell me, by looking at this equation, how many parameters or unknown in this equation? If you look at this equation, you may say there are 3 unknowns, basically A, B and C, but this is not true. Okay, if you look at this equation, we can rewrite this equation in the form of, by dividing by A. If we divide this equation by A, then we can write x plus b by a y plus c by a equal to 0. Now only x plus, if I write this constant as a y plus b equal to 0. Okay, so we can say only two unknown constants. Okay, so what that's supposed to mean? We have two unknown constants in equation of straight line. You are General currently the only equation is person in this this. conference. Okay. Hello, Aryaman. Hello. So we You are are currently discussing the only about person in this straight conference. line. Okay. So straight line पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत बेसिक. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन. हेलो. सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए बेसिक कितनी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो इन जनरल हम बोलते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन या किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने अननोन हो उतनी हमें कंडीशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रीराइट किया लाइक x प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए. ये इक्वेशन को हमने रीराइट किया यहाँ पे. तो ये जो 3 कांस्टेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, ये कांस्टेंट कितने में रिड्यूस हो गए? 2 कांस्टेंट में रिड्यूस हो गए.
तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के अंदर जो अननोन कांस्टेंट है वो कितने हैं, 2 कांस्टेंट अननोन है, ना कि 3, बिकॉज हमें लिखते इस तरीके से है स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन, बट वो एक्चुअल में कुछ ऐसी इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं वापस से, तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर 2 अननोन कांस्टेंट है। हेलो आर्यमान, are you getting this point? Okay, so now we can say we require 2 conditions to write the equation of straight line. तो हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बेसिकली 2 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या आप बता सकते हो कि हमें कौन कौन सी 2 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हम किस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो फर्स्ट केस, अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो तो मैं इनसे एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं ऐसे ज्वाइन करके, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो मैं उनको ज्वाइन करने से पॉइंट ए एंड बी को वी कैन मेक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर सेकंड केस मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो एक पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट? आर्यमान, एक सिंगल पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम? इनफाइनाइट। ओके, You are currently the only person in this conference. जैसे मान लो ये एक पॉइंट था, तो मैं इस पॉइंट से पासिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन ही चाहिए, मेरे को ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो हमें सेकंड कंडीशन क्या स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए हमें, तो पॉइंट के साथ साथ, इस पॉइंट के साथ साथ, तो हमें सेकंड कंडीशन क्या स्पेसिफाई करनी पड़ेगी यहाँ पे? स्लोप। हाँ, बेसिकली हम बोले अगर इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दें, किसको, कि ये किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन का जो काम है यहाँ पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, डेट इज वो कौन करेगा, स्लोप करेगा, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे पास कि ये स्लोप क्या है, भाई जिसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। पॉइंट तो हम जानते हैं कि अगर हम पॉइंट की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो पॉइंट तो एक ऑर्डर्ड पेयर कलेक्शन है 2 चीजों का, एक्स एंड वाई का, ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। बट अगर हम स्लोप की बात करें, ठीक है, तो स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं आप बता सकते हो, हाउ टू डिफाइन स्लोप ऑफ ए लाइन? Sir, the tangent of the angle made by the line with the x-axis, positive x-axis. Yeah, positive direction of x-axis, absolutely right. Okay, so we can say if we have x-axis and y-axis, okay, and we have a straight line, this is a straight line, and this is positive direction of x-axis, and this is the angle in anti-clockwise direction, this theta angle. Okay, so we can say angle, that is the angle between positive x-axis and line in anti-clockwise direction. ओके, ये सेंस ऑफ डायरेक्शन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एंटी क्लॉकवाइज। हम ऐसा लेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे डेट इज tan थीटा इज इक्वल टू, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, डेट इज अवर स्लोप, ठीक है। ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन की। तो अगर मैं बात करूं कि इस स्ट्रेट लाइन पे अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन थी,
इस स्ट्रेट लाइन पे अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट पॉइंट था x1 y1 और सेकंड पॉइंट होता है x2 y2, तो इसकी स्लोप की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं tan थीटा की वैल्यू? तो सिंपली हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना दें ऐसा। तो हम इस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये tan थीटा दैट इज m इक्वल टू किसके इक्वल आता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, इसी के इक्वल आता है ये चीज। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा स्लोप का, ये याद है? यस। चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास दो लाइन दे दी जाए स्लोप्स के लिए, ठीक है भाई, हमें कंडीशंस निकालनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमें पहले एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला याद है, वो कैसे आया पता है आपको? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं तो ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ठीक है। एक लाइन कुछ ऐसी है और यहाँ पे दूसरी लाइन कुछ ऐसी है मान लो, ठीक है। तो ये इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसका जो एंगल है दैट इज θ1, और यहाँ पे ये जो दूसरी लाइन है जिसका एंगल है θ2, ठीक है। तो अगर मैं सेम कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, जो कि इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो बताओ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये θ1 है, तो ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी कितना होगा, θ1। और सिमिलरली अगर हम बात करें ये एंगल θ2 है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी कितना होगा, θ2। तो हम यहाँ से इस डायग्राम से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का डिफरेंस है, θ2 माइनस θ1, इजंट इट? ये बोल सकते हैं हम, यस। ठीक है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन पे बोथ साइड tan थीटा अप्लाई करते तो वी कैन राइट टेंजेंट ऑफ थीटा tan θ2 माइनस θ1, इजंट इट? ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करें tan a माइनस b के फॉर्मूले से, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा tan θ2 माइनस tan θ1, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। अब बताओ अगर मैं इन tan θ1 और tan θ2 को स्लोप की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई tan θ1 को अगर मान लो मैं की पहली लाइन थी तो उसकी स्लोप m1 होगी, एंड जो सेकेंड tan θ2 था उसको मैं m2 से डिनोट कर दूं इन फॉर्म ऑफ स्लोप, ऐसा लिख सकते हैं हम? भैया स्लोप ही तो देगा हमें। यस। अगर मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो जो फाइनल tan थीटा का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है, डेट विल बी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेट विल बी m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। अब आपने जब भी कभी फॉर्मूला देखा होगा तो इस पे यहाँ पे ना मोड अप्लाई कर देते हैं, मोड। तो मोड का क्या रीजन है बता सकते हो आप, व्हाई वी अप्लाई मोड है? सर क्योंकि वो 180 माइनस थीटा भी उसके साथ ही आ जाएगा। हाँ बेसिकली तो एंगल कोई भी दो लाइन है तो उसके बीच दो एंगल पॉसिबल है, एक एक्यूट एंगल ये वाला और एक साइमल्टेनियसली इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो बचा ऑब्ट्यूज एंगल भी तो पॉसिबल है, ठीक है भाई। अगर हम कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट कराते हैं तो एक एंगल अगर ये थीटा है तो ये दूसरा एंगल भी तो है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग 180 माइनस थीटा, तो वो इसलिए हम नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन दोनों यूज करेंगे, मोड इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम बोलें कि कोई भी ये वैल्यू 0 हो गई, तो इस वैल्यू का 0 होने का मतलब क्या है, थीटा 0 हो गया फर्स्ट केस। इफ थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 0 हो गया तो इसका मतलब लाइंस कैसी होगी, या तो पैरेलल होगी, भाई दो पैरेलल लाइन होगी, या फिर लाइन क्या होगी, एक
दूसरे लाइन से कोइंसाइड करेगी, एक लाइन दूसरे लाइन से कोइंसाइड करेगी, ठीक है, या तो पैरेलल का केस होगा या कोइंसाइड का केस होगा। तो इस केस में अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से कंडीशन क्या मिली, 0 इक्वल टू, भाई डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, m2 माइनस m1, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज टू m1 इक्वल टू m2। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होगी, ये रिलेशन यहाँ से आया, समझ में आई बात। Yes. अगर हम बात करें इसमें सेकेंड केस के लिए, इफ थीटा इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 हो गया तो टेन थीटा क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइन। तो ये टर्म नॉट डिफाइन कब होगी, जो एंगल वाली टर्म है भाई, जब इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाए, 0, isn't it? When denominator will be 0, then this term will be not defined. So we can say the term जो हमारे पास लिखा है m1 m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ये नॉट डिफाइन हो गया। तो नॉट डिफाइन कब होती है चीज, मैंने समझाई थी वहां पे इनइक्वालिटी में भी, जब किसी का डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो डेट इम्प्लाइज 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें कंडीशन मिली डेट इज m1 m2 इक्वल टू -1, ओके। ओके, तो यहाँ से हमें कंडीशन मिली m1 m2 इक्वल टू -1, डेट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, isn't it? ये जो हम पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन्स का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, ये रिलेशन यहाँ से आया। अच्छा, अब बताओ ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई? Yes. चलो, तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, Yes. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमारे पास लाइन गिवन है k माइनस 3 x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट पार्ट, पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंड केस है इसमें पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। और थर्ड केस है पासिंग थ्रू ओरिजिन। सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन, बताओ। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट फर्स्ट केस में ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, सेकेंड केस में यही लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, थर्ड केस में लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की ओरिजिन से पास कर जाए। तो सॉल्व करो, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है आर्यमन? Yes. देखो, तो सबसे पहले हमें किसी भी लाइन से स्लोप फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें, लाइन से स्लोप निकालना आता है भाई? हम लाइन से So y is equal to -mx plus c. माइनस एम एक्स नहीं, प्लस एम एक्स प्लस सी होता है। देखो, लाइन से स्लोप निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। हेयर
m is the value of slope and c is our intercept ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो ये अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को रीराइट करना है, हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इक्वेशन क्या थी, k माइनस 3x प्लस माइनस का साइन का हो गया। ठीक है, प्लस का, हियर इज द साइन इज माइनस। देन हमारे पास था 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को। तो y वाली टर्म को उधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर रखते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी बेसिकली k माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। अब अगर मैं इस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो वी कैन राइट, इधर y हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया k माइनस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस ये आ गया के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6, यहाँ पे आ गया 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसी आ गई। तो अब मैं इससे कंपेयर करूँ तो ये इक्वेशन देखो y इक्वल टू एम एक्स, तो m की वैल्यू क्या मिली यहाँ से k माइनस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स, और c कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिली मेरे को के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइड बाय 4 माइनस के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया इस लाइन को y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में कैसे? अब हमें फर्स्ट केस सोल्व करना है कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बताओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की स्लोप क्या होनी चाहिए भाई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू m शुड बी इक्वल टू 0, और यहाँ से m क्या है हमारा, m इज k माइनस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिली भाई? ये क्वांटिटी कब 0 हो सकती है? व्हेन k equal to 3, isn't it? This quantity will be 0, this slope value will be 0 when k equal to 3। तो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। सेकेंड पार्ट में हमें करना क्या था, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो बताओ y एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप की वैल्यू कितनी होती है? स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 का केस हो गया। ठीक है, यस। तो इसका मतलब जो स्लोप थी हमारे पास m क्या था, m इक्वल टू k माइनस 3 4 माइनस के स्क्वायर, ये होगा नॉट डिफाइंड। तो इसने क्या इम्प्लाई किया कि डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0, तो 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला के स्क्वायर इक्वल टू 4, सो वैल्यू ऑफ k विल बी प्लस माइनस 2, इजंट इट? दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो पहले दोनों पार्ट समझ में आ गए? यस। अब तीसरा केस कह रहा है कि लाइन ओरिजिन से पास करे, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन पे 0,0 लाई करना चाहिए पॉइंट। तो अगर हम इस इक्वेशन में 0,0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ओनली दिस इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हमें फाइनल मिला के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, बिकॉज इसमें न्यूमरेटर ही 0 होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करना है। तो इसको सोल्व करके क्या रूट्स आएंगे यहाँ से? तो यहाँ से k की वैल्यू मिलेगी k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 1, यही मिलेंगे दो रूट।
Yes. तो अब बताओ, अब ये तीनों केस समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया ये? Yes. चलो, तो अब एक क्वेश्चन करें जो कि जेई में आया था 2019 में। चलो, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये जेई 2019 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया है, इफ दिस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू है 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन passing through the point हमारे पास दिया है फर्स्ट 15 कॉमा बीटा एंड सेकेंड पॉइंट दिया है 7 कॉमा 70, देन फाइंड बीटा, आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, अब कर सकते हो, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशंस लगानी है। देखो, क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन को ब्रेक करके विजुअलाइज करना आना चाहिए कि भाई क्या पूछा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, और स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इस लाइन की स्लोप निकालनी है और फिर इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन की स्लोप निकालनी है, और दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप शुड बी -1, इजंट इट? तो फर्स्ट हमें करना क्या है, जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप फाइंड करनी है। So बीटा की वैल्यू 5 है। बीटा की वैल्यू 5, चलो चेक कर लेते हैं आपका आंसर, ठीक है। मेरे को अभी आंसर चेक वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो स्लोप जो है निकलेगी इस लाइन की 2x माइनस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 17। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो y इक्वल टू 2/3x प्लस 17/3। तो यहाँ से जो m की वैल्यू मिली ये 2/3, यही मिली थी आपको भी, बताओ भाई। फर्स्ट लाइन से जो स्लोप मिला वो यही, ठीक है। और सेकेंड लाइन से अगर मैं ये m1 मान ले, ठीक है, तो सेकेंड लाइन से जो m2 बनेगा वो क्या बनेगा, 17 माइनस बीटा डिवाइड बाय 7 माइनस 15, यही बनेगा। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये आ गया 17 माइनस बीटा डिवाइड बाय दैट इज -8। भाई दोनों स्लोप की वैल्यू करेक्ट है, बताओ। Yes. अब हमें करना क्या है, m1 m2 प्रोडक्ट शुड बी -1, दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2/3 इंटू माइनस ऑफ, ठीक है, या फिर हम ऐसा ही लिख लेते हैं जैसा लिखा है, 17 माइनस बीटा डिवाइड बाय -8 इक्वल टू -1। ओके, तो दिस माइनस गेट कैंसिल्ड। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिलेगा 32, या फिर हम 2 को भी कट कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगर हम 2 को कट करें तो यहाँ पे मिला 4, ठीक है। तो ये आ गया 17 माइनस बी इक्वल टू 12, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो देखो इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो अब चलो कुछ फॉर्म्स ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन है वो है
slope and point form of line. ओके तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक लाइन है, इसकी हमें स्लोप गिवन है m, डेट इज द स्लोप वैल्यू, और इस पे कोई भी एक पॉइंट गिवन है डेट इज x1, y1। तो हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो व्हाट इज द इक्वेशन इन स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म? सिंपल, y माइनस y1 m x माइनस x1, यही होगी इक्वेशन। ये इक्वेशन आई कहां से आपको ये पता है? ये इक्वेशन सर वो m का फॉर्मूला से लग रहा है। हाँ बेसिक देखो, हमें करना क्या है भाई, जब इस तरह की कोई इक्वेशन लिखनी हो तो यहाँ पे कोई भी एक जर्नल पॉइंट मान लेते हैं x, y, फिर से वही एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसा, राइट एंगल। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस होगी x माइनस x1। भाई हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है? वैसे हम मोड लगाते हैं डिस्टेंस के केस में। और इस डिस्टेंस की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1 लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? y माइनस y1, और बेस की वैल्यू क्या है? x माइनस x1। और tan थीटा को क्या लिखते थे हम? m लिखते थे। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगी। यस ठीक है, तो ये वही तरीका है स्लोप फाइंड करने वाला, ठीक है? सेकंड कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है हमारी स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है? स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है कि हमारे पास y इक्वल टू mx कोई लाइन है जिसमें m स्लोप है, c इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो हमारी लाइन है वो कुछ ऐसी लाइन है, तो ये जो इसकी ये वैल्यू है डेट इज अवर c वैल्यू। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा? 0, c होगा ये पॉइंट, और इसकी जो स्लोप है डेट इज है, तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है? तो अगर हम इस इक्वेशन को फिर से वही उसका यूज करें जो पहले हमने लिखी थी y1 माइनस, तो देखो उसी तरीके से, तो y माइनस y1, तो y माइनस c 0, m की वैल्यू m, x माइनस 0, तो ये यही इक्वेशन बन गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी, ठीक है? तो इसके बाद जो थर्ड फॉर्म है डेट इज प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म इंटरसेप्ट बताओ, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, ठीक है? तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो मान लो हमें इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सिस को किस डिस्टेंस पे कट कर रहा है। अगर ये इसको यहाँ पे a डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो बताओ इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? a, 0 होगी। अगर ये इसको b डिस्टेंस पे कट कर रहा है यहाँ से, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 0, b होगी, ठीक है? यस तो अगर हम इक्वेशन को लिखना चाहें, ठीक है, तो पहले हमें स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी लाइन की। तो भाई स्लोप की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? स्लोप की वैल्यू अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो लिख सकते हैं 0 माइनस बी, ठीक है, y2 माइनस y1, फिर लिख सकते हैं a माइनस 0, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस बी बाई, ठीक है? अब अगर वापस से इसको कोई भी एक पॉइंट यूज कर लें, तो अगर मान लो ये वाला पॉइंट यूज करें तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस 0, ठीक है, माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस ए, ये लिख सकता हूँ। अब देखो अगर मैं इस a को अंदर इंटू कर दूं और y को इधर डिवाइड कर दूं, तो ये हो गया माइनस वाई बाई बी, और a को अंदर इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा x बाई ए, और माइनस को तो हमने उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1, ठीक है? अब अगर देखो इसको इधर ट्रांसफर कर दे, इसको इधर ट्रांसफर कर दे, तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई x बाई ए प्लस वाई बाई बी
इक्वल टू 1, यही इक्वेशन आ गई। Yes. तो हम बोल सकते हैं ये जो a है डेट इज x इंटरसेप्ट, एंड जो b है डेट इज अवर y इंटरसेप्ट। ठीक है। Yes. नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो आती है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन होंगे x1, y1, और सेकेंड पॉइंट अगर हमें गिवन है x2, y2। तो करना कुछ नहीं है, एक पॉइंट यूज करना है और दोनों पॉइंट से स्लोप की वैल्यू लिखनी है। तो हम एक पॉइंट, पहला वाला पॉइंट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1। स्लोप क्या बनेगी इन दोनों से, स्लोप बनेगी y2 माइनस y1 डिवाइड ओवर x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो बताओ इन फॉर्म्स में कोई दिक्कत, यहाँ तक की फॉर्म्स में, कन्वर्जन फॉर्म्स में, यहाँ तक जो हमने फॉर्म्स डिस्कस की है स्ट्रेट लाइन की, यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है मान? No. ठीक है, चलो तो कुछ क्वेश्चंस करें। Yes. चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी जेई में आया था। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ, Excuse me, sir. हाँ सर एक और फॉर्म था ना, नॉर्मल फॉर्म। हाँ, वो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें रीअरेंजमेंट करके चेक करना, तो मैं अभी बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इस पे बेस्ड नॉर्मल फॉर्म आएगा अभी। ठीक है, उसका डेरिवेशन मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास -3,4। ठीक है, इज सच दैट its intercept portion between coordinate axis is bisected at point P। ठीक है, then its equation is, तो हमें उसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, ये भी जेई 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखूं, देखो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन सी है हमारे पास डेट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 4x माइनस 3y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चार ऑप्शन। तो बताओ, क्वेश्चन कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ट्राई कर।
सबसे पहले ना ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी हमें गिवन है उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसका डायग्राम बनाओ, एक रफ डायग्राम, ठीक है। तो हमें जो भी कुछ क्वेश्चन में बोला गया पहले उसको डायग्राम बनाते हैं अगर हम, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, एक लाइन है जिसका पोर्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मान लो अगर हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, दैट इज -3,4, ठीक है। ये हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें बताना है कि ये लाइन क्या होगी। तो अब कुछ क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? yes. ठीक है, तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं लेट कर लूं ये वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, भाई हम इंटरसेप्ट फॉर्म वाली हेल्प लें, तो ये a, 0 लेट कर लें और इसको क्या लेट कर ले, 0, b लेट कर लें। Yes. अब अगर हम इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, तो देखो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मेरे को बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ -3 = 0 + a/2, x में मिड पॉइंट लगाया पहले, Yes. लिख सकता हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली फाइनली सोल्व करके, तो a की वैल्यू मिल गई हमारे पास -6। फिर हम y के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें, तो y के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना था, 4, दैट इज 4, तो वी कैन राइट 0 + b divide by 2, isn't it? Then value of b = 8, b की वैल्यू 8 होगी, Yes, sir. ठीक है। तो अब हमें ये दोनों पॉइंट मिल गए, तो बताओ अब स्ट्रेट लाइन बना सकते हो फटाफट। अब अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म से स्ट्रेट लाइन लिखना चाहें, तो स्ट्रेट लाइन क्या था हमारा, x/a + y/b = 1, तो पुट कर दो x/a, a की वैल्यू -6, y/b, b की वैल्यू 8 = 1, तो एलसीएम कितना आया बताओ, इन दोनों टर्म का एलसीएम 24, Yes. ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 24 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, -4x + 3y = 1, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये आ गया -4x + 3y, ठीक है, = 24, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो हो गया 4x - 3y = -24, और अगर इसको रीराइट कर लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी फाइनली 4x - 3y + 24 = 0। आ गई सिंपल इक्वेशन। तो अब हम चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, Yes. ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ये वाला। तो देखो क्वेश्चन सिंपल ही था बिल्कुल, ठीक है, वही बेसिक फॉर्म्स को यूज किया, बस बेसिक ट्रिक क्या है यहाँ पे कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अगर आप विजुअलाइज कर पाए कि वहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के साथ क्या होती है, वो क्वेश्चन को विजुअलाइज नहीं कर पाता है कि ज्योमेट्री में क्या क्या हो गया बीच में, जो लैंग्वेज दे रखी है उसे ब्रेक करना सीखो, ठीक है। तो चलो अब नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म से आप क्या समझते हो, नॉर्मल फॉर्म में ये नॉर्मल वर्ड क्यों आया बताओ। परपेंडिकुलर रीजन से निकलता है इसलिए। देखो नॉर्मल फॉर्म में लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया होता, जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है वो उसके नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन के बारे में दी होती है। तो मान लो ये हमारी लाइन है, ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या होता है, एक परपेंडिकुलर गिवन होता है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है,
ये y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0,0, और इसके बारे में गिवन होता है, इसी का एंगल गिवन होता है अल्फा, और इसी की लेंथ गिवन होती है, डेट इज वी कैन से p और सम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, ये डॉटेड लाइन, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो इसी नॉर्मल का ही इंक्लिनेशन गिवन है अल्फा, इस नॉर्मल की ही ओरिजिन से लेंथ गिवन है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज द एंगल ऑफ नॉर्मल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड जो p है वो क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन 0,0, ठीक है। ये दो चीजें गिवन होती है। अब आप मेरे को बताओ, p के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम इन दोनों की हेल्प से? p के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम इन दोनों की हेल्प से? भाई कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, x कोस अल्फा y कोस अल्फा, ये पढ़ा है ना? yes. तो p का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हो गया, भाई ये लेंथ है तो हम कंपोनेंट ब्रेक कर दें, तो p का जो x कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया p कोस अल्फा, एंड p का जो इस पॉइंट का, इसको अगर हम कुछ कोई भी पॉइंट बोल दें, मान लो इसको a पॉइंट बोल दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो a के कोऑर्डिनेट हो गए दैट इज p कोस अल्फा एंड p साइन अल्फा हो गया। ये तो लिखना सीख लिया कि हम कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। अब हमारे पास जिस लाइन के बारे में हमें इक्वेशन पूछा है, उस लाइन पे एक पॉइंट तो पता चल गया, बट अभी तक हमें इस लाइन की स्लोप नहीं पता चली। भाई हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? भाई पॉइंट पता है तो उसके साथ स्लोप पता चल जाए, या कोई एडिशनल अनदर पॉइंट पता चल जाए। तो क्या मैं इस गिवन लाइन की स्लोप फाइंड कर सकता हूँ? भाई पॉइंट तो निकल के आ गया एक। सर वो परपेंडिकुलर है तो m2 into m1। हाँ, कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम स्लोप निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? सिंपली tan अल्फा हो जाएगा, भाई अल्फा एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन that is our m value will be -1/tan अल्फा। परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन लाइन L की इक्वेशन लिख सकते हैं। yes. तो नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो आएगी हमारे पास, वो y माइनस y1 वाले कॉन्सेप्ट से लिखते हैं। तो y माइनस y1 कितना है? p साइन अल्फा। स्लोप की वैल्यू कितनी है? -1/tan अल्फा, एंड x माइनस x1 दैट इज p cos अल्फा। जहां तक समझ में आया? अब अगर मैं इस tan अल्फा को ब्रेक कर दूं तो मैं लिख सकता हूं आगे y माइनस p साइन अल्फा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं साइन बाय कोस, तो ये हो गया माइनस कोस अल्फा बाय साइन अल्फा, मल्टीप्लाई में आ गया x माइनस पी कोस अल्फा, यही आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो देन वी गेट y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा, एंड दिस टर्म विल बी minus x cos alpha and this is plus p cos square alpha, ओके। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, देन दिस इक्वेशन विल बी cos alpha plus y sin alpha इक्वल टू p sin square alpha
कॉमन ले ले p cos स्क्वायर अल्फा, यही हो जाएगी इक्वेशन फाइनली। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी डेट इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो बताओ इक्वेशन समझ में आई, कहां से आई? Yeah. ठीक है। अब अगर हमें किसी भी गिवन लाइन को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हो किसी भी गिवन लाइन को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई लाइन है, उसको आप नॉर्मल फॉर्म में राइट कर दो, तो लिख पाओगे? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल फॉर्म के ऊपर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular line whose perpendicular distance from origin is 4 unit and the angle which the normal makes with positive x-axis is 15 डिग्री। तो बताओ इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो आप नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट यूज करके? चलो सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत क्या होगी कि अगर आप नॉर्मल फॉर्म लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें लाइन का परपेंडिकुलर की ये डिस्टेंस गिवन है, कितना यूनिट है ये डिस्टेंस? 4 यूनिट, और ये एंगल कितना है? 15 डिग्री। तो हमें वैल्यू ऑफ 15 डिग्री फाइंड करने में दिक्कत होगी, बिकॉज जब हम नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये लिखेंगे। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अल्फा की तो ये हो जाएगा x cos 15 प्लस y sin 15 इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। ठीक है। Yes. तो बताओ cos 15 और sin 15 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? So 45 minus 30. हाँ, वो 45 माइनस 30 का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है। तो अगर हम देखें तो cos 15 डिग्री की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी? अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं cos 45 माइनस 30 डेट इज cos a माइनस cos b। तो हमारे पास हो गया cos 45 डेट इज 1/√2, cos 30 कितना हो गया? √3/2। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लग, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लग जाएगा, तो फिर हो गया साइन, तो हो गया 1/√2, साइन 30 1/2। तो आंसर आना चाहिए √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट। तो cos 15 की वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही sin 15 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी?
साइन 15 की भी सेम कॉन्सेप्ट, 45 माइनस 30, तो हम क्या लिखेंगे साइन 45 दैट मीन 1/√2, उसके बाद कोस 30, तो कोस 30 कितना हो गया √3/2, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे हम भाई साइन 8 कोस, हाँ फिर आगे क्या लिखे हैं बताओ, cos से sin में हाँ तो ये वैल्यू क्या रहेगी 1/√2 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया √3 माइनस अपॉन 2√2, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, x कोस की वैल्यू कितनी आ गई √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, y साइन की वैल्यू आ गई √3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई x √3 + 1 प्लस y √3 - 1 इक्वल टू 2√2, ये इक्वेशन में इधर 4 था ना शायद, हाँ इक्वल टू 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो समझ में आ गई इक्वेशन। हाँ यस। ठीक है, चलो अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो उसे नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लोगे। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस स्टेट लाइन, तो हमें इसकी डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। चलो तो सबसे पहले इसको हमें बनाना है फर्स्ट पार्ट में स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड में हमें बनाना है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। थर्ड में हमें बनाना है इसे प्योर इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और फोर्थ में हमें बनाना है इसे नॉर्मल फॉर्म। एंड फाइंड अल्फा एंड पी वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो कर लोगे आप फटाफट, फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत होगी बताओ भाई, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन क्या दिया, x माइनस इक्वेशन इज x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको राइट करूँ इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये हो गया x प्लस 8 इक्वल टू √3y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3x प्लस 8/√3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं m की वैल्यू आई 1/√3 और यहाँ से c की वैल्यू आ गई 8/3। अब देखो इसको देख के हम डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हैं ये लाइन, कि हमारी लाइन अप्रोक्सीमेटली कैसी दिखेगी। ठीक है, काफी एग्जैक्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो भाई ये डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहीं पे होगी, मान लिया 8/√3 c। ठीक है, और ये एंगल कितना बनाएगी अगर स्लोप 1/√3 है, 30 डिग्री बनाएगी। तो हम कह सकते हैं लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, इस पॉइंट से पास होते हुए ऐसे कुछ लाइन जाएगी 30 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन में डायरेक्ट लाइन बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, स्लोप और इंटरसेप्ट की हेल्प से। समझ में आ रहा है फर्स्ट पॉइंट? यस। अब सेकंड में बात करते हैं, तो सेकंड में हमें क्या करना था, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म।
तो देखो स्लोप की वैल्यू तो हमें मिल गई कितनी 1/√3। तो अब बताओ इस लाइन पे कोई एक पॉइंट निकाल सकते हो? सर 8/√0, 8/√3 तो मिल गया। भाई x की वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है, y की वैल्यू होगी 8/√3, तो अब उसको उस फॉर्म में लिख दो y माइनस y1 वाले में, तो y माइनस 8/√3, ठीक है, m 1/√3 x माइनस 0, तो ये वो पॉइंट वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। इसमें हमारी मर्जी है, हम कोई भी एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर बोला जाए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट लाइक एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट इंटरसेप्ट हो रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट यूज करना है, वरना हम कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या था? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंटरसेप्ट फॉर्म किस फॉर्म में होनी चाहिए? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारे पास? ओरिजिनल इक्वेशन ये है, तो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को उधर ले जाओ, x माइनस √3y इक्वल टू -8। अब -8 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन -8, यहाँ पे हो जाएगा y 8/√3, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही है ये बात? यस। तो ये हमारी कौन सी होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। अब बची हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म में कई बार कुछ गलतियां हो जाती है, ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है और जेई में भी क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल फॉर्म में बहुत सारे, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन ये थी x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। ठीक है, तो हमें इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, ठीक है। तो जब भी हम इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो ये बात ध्यान रखनी है, ये जो p है ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, बिकॉज ये क्या था? एक डिस्टेंस की वैल्यू थी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? जो p होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना चाहूँ तो किस तरीके से रिड्यूस करें? देखो जो भी इक्वेशन गिवन हो हमारे पास लाइक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दो √ax² प्लस इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद इसे इस फॉर्म में लिखने के बाद p को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें a और b के कोफिशिएंट का स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर देना इक्वेशन को। तो इक्वेशन थी x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप अगर हम अप्लाई करें तो a और b की वैल्यू कितनी है उससे डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 1 प्लस 3 भाई इसका स्क्वायर माइनस √3y 1 प्लस 3, और यहाँ पे क्या हो गया? 8। ये आ गई इक्वेशन। बता यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? x/2 लिख सकते हैं। यस। इसको क्या लिख सकते हैं? √3/2y लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया? प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब हमेशा कांस्टेंट को उधर भेजो, ठीक है। जब हम कांस्टेंट को उधर भेजेंगे तो ये हो गया x/2 माइनस √3/2y इक्वल टू -4, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो हमें कंपैरिजन करना था x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। तो इसका मतलब ये देखो p की वैल्यू अभी नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? माइनस से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन टर्न हो गई -x/2 प्लस √3/2y इक्वल टू +4, इसमें कन्वर्ट हो गई।
अब देखो, अब इनका कंपैरिजन पॉसिबल है? अब कंपैरिजन पॉसिबल है बिकॉज p की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो हम यहां से लिख सकते हैं सीधे सीधे जो p है हमारा डेट इज 4 यूनिट। अब देखो जो x के साथ था वो किसकी वैल्यू थी, कोस अल्फा, तो यहाँ से कोस अल्फा की जो वैल्यू आई डेट इज -1/2, बताओ आई नहीं आई? यहाँ से साइन अल्फा की जो वैल्यू मिली डेट विल बी √3/2, तो यहाँ से हम अल्फा बता सकते हैं कितना होगा, बताओ इन दोनों से। अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा बिकॉज अदरवाइज अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप अल्फा के क्वाड्रेंट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन निकालोगे, ठीक है? अगर वो सेकंड में लाई कर रहा है, फर्स्ट में लाई कर रहा है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव की गलती करोगे। तो यहाँ से बताओ कोस अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर 120। 120, ठीक है? या फिर मैं इसको डिवाइड करके tan अल्फा भी बना सकता हूँ। तो देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या बन गई, अगर हम tan अल्फा की बात करें तो √3/2 डिवाइड बाय -1/2, ठीक है? तो ये आ गया -√3। तो -√3 कब होता है tan अल्फा? tan पाई माइनस पाई/3 पे, ठीक है? तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 2π/3 अल्फा इक्वल टू, ठीक है? समझ में आई बात कैसे कन्वर्ट करना है? तो अब कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो? चलो तो आगे बढ़े थोड़ा। यस। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन of line which cut off intercept on axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। तो बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप? हमें एक इक्वेशन बतानी है जिसके इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है ए और बी, उनका सम और उनका प्रोडक्ट गिवन है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप? यस। तो ट्राई करो क्वेश्चन को। देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, अगर आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से तो कौन कौन सी चीज गिवन है? हमें गिवन है सम ऑफ इंटरसेप्ट। इसका मतलब अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लिखते हैं तो हमें गिवन है a प्लस बी की वैल्यू 1 है। दूसरा हमें गिवन है एंड a इंटू बी की वैल्यू -6 है। ये दो चीज गिवन है, ठीक है? तो हमें a और b फाइंड करना होगा पहले इन दोनों इक्वेशन से। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b फाइंड कर सकते हो। इनको सिंप्लीफाई करें तो a b की वैल्यू मिल जाएगी। सर -2 और 3 आ रहा है, दोनों का डिफरेंट। कौन सा -2 है कौन सा 3 है? सर पहले a -2 है तो b 3 है, और फिर अगर a 3 है तो फिर वो -2। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर हम इन दोनों को हाँ, सॉल्व yes। करें तो अगर मान लो a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू क्या होगी, -2, पहला केस। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे पास
भाई a की वैल्यू क्या हो जाए -2, तो b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। यही मिल रहे हैं दो केस, ठीक है। Yes, sir. इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/3 प्लस y/-2 इक्वल टू 1, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/-2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आई बात। Yes. चलो अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। तो हम किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे हम हमेशा, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट। अगर हमें कोई एक पॉइंट दे दिया जाए, सपोज दैट इज x1, y1, और यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन दे दी जाए दैट इज इन जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो हमसे पूछा जाए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद है, Sir, ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. हाँ बिल्कुल सही, करना कुछ नहीं है, ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बस, ठीक है। पहले पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और मोड लगा दो। मोड क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डेट मीन ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगी डिस्टेंस। अगर हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइन गिवन हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो देखो, अगर हमारे पास दो कोई भी पैरेलल लाइन गिवन होगी तो उनकी फॉर्म हमेशा ऐसी होगी, ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी होगी ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इनके x और y के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, भाई स्लोप इक्वल होगी दोनों की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस पूछी जाएगी d, तो इस d की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी मोड ऑफ c2 माइनस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन के बीच, ठीक है। तो समझ में आया दोनों फॉर्मूला। Yes. चलो तो एक क्वेश्चन करें इसी पे, Yes. ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, so that the path of a moving point such that its distance from two lines 3x minus 2y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 5 are equal is a straight line। बताओ क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है। Yes, sir. क्या करना है, हमें एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट, उसका पाथ बताना है और क्या प्रूव करना है उसके पाथ के बारे में कि वो एक स्ट्रेट लाइन है,
ठीक है, बेसिकली एक लोकस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लोकस समझते हो? लोकस किसे बोलते हैं? लोकस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकस समझते हो? नो सर। देखो, अगर मैं बोलूं लोकस का मतलब होता है path followed by a moving point under certain conditions। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो हम गूगल मैप की बात करते हैं, तो गूगल मैप में हम क्या करते हैं, पहले कोई डिजायर लोकेशन डालते हैं अपनी कि भाई हमें यहाँ जाना है, तो हमें एक जिगजैग जिगजैग करके ऐसा एक पाथ मिलता है भी हमें इसको फॉलो करना है। तो वहाँ पे जो मूविंग पॉइंट है वो कौन है, वो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है या आप कोई भी एक पर्सन है जो मूव कर रहा है, तो वो उस कंडीशन क्या है उसके ऊपर, कंडीशन ये है ना कि उसको किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है। तो अगर मैं बोलूँ अगर कोई कंडीशन नहीं होगी तो हमें कोई पाथ मिलेगा कभी? कोई फ्री पाथ, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो लोकस क्या है, बेसिकली उस पाथ की इक्वेशन है। ठीक है, मैथ्स की टर्म्स में। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को अगर मूव कराया जाए किसी कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन से एक पाथ जनरेट होगा, एक कर्व जनरेट होगा, तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब हमें क्या बोल रहा है कि बेसिकली एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट, तो हम लेट कर लेते हैं उस पॉइंट को कि वो h, k है वो मूविंग पॉइंट। अब इस h k पे कंडीशन क्या दिया है, हमें दो कंडीशन दिया है कि क्या बोला है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू स्ट्रेट लाइन आर इक्वल। तो दोनों स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पहली स्ट्रेट लाइन है 3x minus 2y minus 5 equal to 0 एंड सेकेंड स्ट्रेट लाइन है 3x plus 2y minus 5 equal to 0। जब डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो बताओ पहले इससे इसकी डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट इसमें पुट कर दे, 3h minus 2k minus 5 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सेकेंड जो इससे डिस्टेंस निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, 3h प्लस 2k माइनस 5 मोर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस। ठीक है, अब देखो ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो तो कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से। ठीक है, अब मोड वाली इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, एक बारी प्लस साइन और एक बारी माइनस साइन, तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो फर्स्ट केस प्लस साइन अगर हम लेंगे तो पहली इक्वेशन निकल के आ जाएगी 3h माइनस 2k माइनस 5, इधर प्लस साइन यूज करेंगे तो यहाँ आ गया 3h प्लस 2k माइनस 5, फर्स्ट केस ही आ गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इधर भेज दें तो ये हो गया माइनस 4k, ये गेट कैंसिल इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे को मिला k इक्वल टू 0। ठीक है, k किसकी वैल्यू थी, k y की वैल्यू थी, पॉइंट की वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं y इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, ये कौन सी लाइन है बता सकते हो आप भाई, ये किसकी इक्वेशन है, एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये एक एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो हमें प्रूव करना था पहले केस से। अब अगर हम सेकंड केस सोल्व करते हैं, जब हम माइनस साइन लेते हैं, तो अब अगर मैं इस साइड माइनस साइन लूँ तो ये हो गया 3h माइनस 2k माइनस 5 डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3h प्लस 2k माइनस 5। अब इसको सोल्व करें तो ये आएगा यहाँ पे 3h माइनस 2k माइनस 5 माइनस ऑफ 3h माइनस ऑफ 2k प्लस 5, यही मिलेगा। अब देखो इस बार ये कैंसिल हो गया, इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 6h और इसको इधर लेके आए तो ये हो गया 10, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या मिला 10/6, तो वी कैन राइट
5/3 ये लिख सकते हैं, बताओ। यस तो h की वैल्यू किसके इक्वल थी, x के इक्वल, तो हमारे पास एक फिर से स्ट्रेट लाइन मिल गई x इक्वल टू 5/3, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो भी पॉइंट था वो हमारा स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, उसका लोकस एक स्ट्रेट लाइन है। अब ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ऐसे पूछा जाएगा, इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए सर्कल, इज ए इलिप्स, इज ए हाइपरबोला, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया जाएगा। अब इसको देख के समझना होगा कि आंसर स्ट्रेट लाइन है, तो हमें स्ट्रेट लाइन टिक करना होगा, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? सर बट इसमें y तो 0 था नहीं, तो फिर सेकंड वाले केस में वो स्ट्रेट लाइन कैसे? किसमें y 0 नहीं था? सर सेकंड केस में अगर जो आप था, अगर आप इसको बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, बनाओ भाई। x इक्वल टू 5/3, तो x इक्वल टू 5/3 हमेशा कुछ ऐसी लाइन बनेगी नहीं बनेगी? ड्रॉ करके देखो यस भाई। इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, देखो x प्लस 0y इक्वल टू 5/3, ये लाइन कुछ ऐसी है, देखोगे तो इसे ध्यान से, दिख रही है आपको? यस ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। चलो, तो अब इमेज ऑफ ए पॉइंट निकालना आता है आपको? इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है x1, y1। अगर मैं इसको मिरर बना दूं, इसको लाइन को ऐसे, तो इस पॉइंट की कहीं ना कहीं ऐसे पीछे जाके एक इमेज बनेगी, यहाँ पे ये इसकी इमेज होगी। तो क्या इस इमेज के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो आप? सर इमेज और लाइन के बीच में डिस्टेंस x और y, x1 y1 के लाइन के बीच में distance। इतना नहीं करना है, डिस्टेंस नहीं यूज करना, ठीक है। देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है लाइन के टर्म्स में, ठीक है भाई। जब ये लाइन गिवन है, अगर इसकी स्लोप m हो गई तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, ये जो लाइन है भाई, इमेज है तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसकी स्लोप -1/m होगी, परपेंडिकुलर है। बताओ, स्लोप यस और इस पे एक पॉइंट भी पता है, तो क्या हम ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर है? यस तो उसके बाद इन दोनों लाइन को सोल्व करें तो क्या हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा P? भाई इन दोनों को सोल्व करें, और ये अगर मान लो हमारा कोई भी गिवन पॉइंट था A, तो ये उसकी इमेज I है, तो I को अगर हम कुछ भी मान लें h, k, तो इन पे अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया जाए इन तीनों पॉइंट के लिए, तो हमें h, k के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यस ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं इमेज के लिए। चलो, तो इमेज पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास एक, हमें इमेज निकालनी है, ठीक है, लाइन के लिए। तो हमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 1, -2, ठीक है। एंड
लाइन की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, अब बताओ सोल्व कर सकते हो इसे? देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी लाइन गिवन है तो लाइन को लिख लो। तो लाइन क्या गिवन है हमारे पास, लाइन गिवन है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, यही गिवन है। और पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, वन कॉमा माइनस वन। तो पहले ये बताओ माइनस वन कॉमा माइनस वन इस लाइन पे तो नहीं है? अगर इस लाइन पे ही लाई कर रहा होगा 1 कॉमा माइनस 2 तो इमेज भी वही, खुद ही वही पॉइंट होगा ना। तो चेक करो ये पॉइंट इस लाइन पे तो नहीं है। भाई अगर मैं इसको वेस में पुट करूं तो ये आ गया 1, ये आ गया प्लस का 4, ये माइनस 3, तो ये नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये इस लाइन पे नहीं है। अगर ये इस लाइन पे होता तो इमेज भी वो खुद ही बनता, तो इसका मतलब ये कहीं आउटसाइड द लाइन है। तो पॉइंट P हमारा है 1 कॉमा माइनस 2। ठीक है, तो इसकी स्लोप कितनी आएगी इस लाइन की, m की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से अगर हम m की वैल्यू फाइंड करना चाहें इस लाइन की तो m की वैल्यू 1/2 आएगी। तो अब जब हम इमेज बनाएंगे ऐसे, तो जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी ये, यहाँ पे अगर हमारा आई इमेज है तो इस परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप होगी उसकी वैल्यू -2 होगी। बताओ m1 m2 -1 वाले कॉन्सेप्ट से। तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, भाई y माइनस ऑफ -2 डेट मीन +2, m की वैल्यू -2, x -1, यही बनेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया y + 2 इक्वल टू -2x + 2, ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया y इक्वल टू -2x, ये मिला। बताओ, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाली लाइन आ गई और ये हमारे पास गिवन लाइन थी। तो अब हमारा काम है ये पॉइंट फाइंड करना। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स सपोज दिस इज ए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का, ऑफ, एक तो y इक्वल -2x और दूसरी लाइन क्या थी हमारे पास, x -2y + 3 इक्वल टू 0। तो हम सिंपली क्या करते हैं, y की वैल्यू यहाँ उठा के पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। तो y की वैल्यू आ गई -2x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, x +4 x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3/5, यही आ गई x की वैल्यू। बताओ, और ये x की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे, यहाँ माइनस साइन था, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, 6/5 यही मिलेगी। बताओ जल्दी बताओ, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है? तो इसका मतलब अब हमें ये चीजें पता चल गई कि ये जो पॉइंट था गिवन पॉइंट डेट इज अवर 1 कॉमा -2, और यहाँ पे जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था डेट इज -3/5 कॉमा 6,5। अब हमें ये पॉइंट निकालना है h कॉमा के। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इसका मतलब क्या हो गया, h + 1/2 शुड बी इक्वल टू -3/5। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया h + 1 तो -6/5, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये इधर चला गया तो ये आ जाएगा -11/5 h की वैल्यू। ठीक है, फिर से अगर y के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दे तो ये हो गया -2 + k, ठीक है, /2 इक्वल टू 6/5। इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया -2 + k इक्वल टू 12/5। इसको इधर ले जाके ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 10, तो 22/5। बताओ ये वैल्यू आई नहीं आई? यस सर। तो समझ में आया इमेज कैसे निकालते हैं?
Yes. चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, जे में भी आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है इस टाइप के, ठीक है। तो आज का सेशन एंड करें, समझ में आया? Yes, sir. चलो, तो सेशन एंड करते हैं, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।